एक बार फिर आप सभी का जेएनसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अपन पढ़ रहे थे, उसकी नेक्स्ट कड़ी में जो नया टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज अ रेस्पिरेशन, जिसको हम श्वसन बोलते हैं। वाइटल साइन का ही पार्ट है। टेम्परेचर अपना ओवर हो चुका है, टेम्परेचर के बाद में पल्स कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज अ रेस्पिरेशन। क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। सिंपल वे में हम देखा जाए तो रेस्पिरेशन का मतलब इट्स अ प्रोसेस टू टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द CO2। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें आप O2 इनहेल कर सकते हो, CO2 को एक्सहेल करते हो। तो सिंपल प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2। ऑक्सीजन लेना है, CO2 को आउट करना है। ओके फाइन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अलग अलग टर्म्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ कुछ मेंशन किया है। एक्सचेंज गैसेस बिटवीन ब्लड इज कॉल्ड external respiration, exchange gases between blood and tissue is called internal respiration। देखिए my loving future nursing officer, you can see everyone, ये पेशेंट है, एक पर्सन है या एक पेशेंट है और उसका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन है। सबसे पहले आपका नोज हो जाता है, नोज के बाद में फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स के बाद में बच्चों ट्रैकिया आता है, फिर राइट ब्रोंकाई आता है, फिर लेफ्ट ब्रोंकाई आता है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लेफ्ट साइड में प्राइमरी और सेकेंडरी, देन लंग्स आता है। अब क्या होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एनवायरनमेंट से आप क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं। इस O2 को लंग्स में भेजना और लंग्स से बाहर किसको निकालना, CO2 को निकालना। देखिए मैंने बात की एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स और ब्लड। मतलब आपने O2 लिया लंग्स के द्वारा और आप कहां पहुंचे, ब्लड में, और लंग्स से किसको रिमूव किया, CO2। इजी वे में बताता हूं बच्चों, एक्सटर्नल का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। और इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड सेल, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। याद रखने का तरीका देखिए, इंटरनल रेस्पिरेशन जिसका दूसरा नाम है टिश्यू रेस्पिरेशन, मैं बहुत इजी वे में आपको बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हम बात करें यदि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो सिंपली आपको याद रखना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। यदि ब्लड और लंग्स के बीच में O2 CO2 एक्सचेंज हो रहा है, दैट मींस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। यदि हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखिए बिटवीन ब्लड एंड सेल बोल सकते हो, ब्लड एंड टिश्यू बोल सकते हो, दैट इज अ इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है टिश्यू रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, टिश्यू रेस्पिरेशन का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ दो तरह का रेस्पिरेशन आपको बताया, एक्सटर्नल लंग्स और ब्लड, इंटरनल ब्लड और सेल या ब्लड और टिश्यू। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। इवन एक क्वेश्चन और बनता है कि हु इज द रेस्पिरेटरी सेंटर, कि हु इज द रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर पूछा जाएगा। सीधा आंसर क्या लिखना है आपको, मेडुला ऑब्लिंगेटा। सीधा आंसर क्या लिखना बच्चों, मेडुला ऑब्लिंगेटा। और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक सेंटर, इसी को हम कार्डियक सेंटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। यदि मेडुला ऑब्लिंगेटा ऑप्शन नहीं दिया हो तो यहाँ आपको पॉन्स लिखना होगा बच्चों, यहाँ आपको पॉन्स लिखना होगा। बिकॉज हम जब नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर 2 में डिवाइड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन फर्दर 3 में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। याद रखना मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, हिंड ब्रेन का पार्ट है। पॉन्स भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। दैट इज द जिसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, जिसको हम कार्डियक सेंटर बोलते हैं बच्चों, कार्डियक सेंटर के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ओके फाइन। हम रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैरेक्टरिस्टिक और रेस्पिरेशन, मैंने आपको लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक और पल्स आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक है। मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन भी आपको यहाँ बताऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक और रेस्पिरेशन का बात करें बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे रेट। वहां पर आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स में भी रेट पढ़ा और रेस्पिरेशन के कैरेक्टरिस्टिक में भी आप रेट पढ़िए, जिसका मीनिंग है नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन इन अ मिनट। देखिए रेट का मतलब होता है हार्ट में नंबर ऑफ बीटिंग, रेस्पिरेशन होता है नंबर ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट।
पर मिनट जो नंबर ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट इज अ रेट। ओके फाइन। नॉर्मल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, नॉर्मल रेस्पिरेशन अडल्ट का एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मल अडल्ट में आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन, आपको आंसर 12 to 20 लिखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। कभी मत लिख देना 16 से 24। सिस्टर नैन्सी में आपने पढ़ा होगा, उसको क्लियर करिए, करेक्ट करिए, मॉडिफाइड करिए, ये एग्जैक्ट आंसर होगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन अडल्ट पूछेंगे 12 to 20, 12 to 20। एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं बच्चों, आपने सुना होगा मॉर्फिन सल्फेट, आपने सुना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मॉर्फिन सल्फेट आपने पढ़ा होगा। मॉर्फिन सल्फेट जो है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है। क्या है बच्चों? ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग है। और मॉर्फिन सल्फेट जब भी हम किसी पर्सन को देते हैं तो डियर नर्सेस की फर्स्ट कंसर्न क्या होगा? टू मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट। जब भी पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट देंगे, डियर नर्सेस का प्राइमरी कंसर्न क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना। याद रखना, इफ रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट, यदि 12 से कम हुआ तो याद रखना इस ड्रग को हम क्या कर देंगे? स्टॉप मॉर्फिन सल्फेट, स्टॉप मॉर्फिन सल्फेट। वो यदि आप इफ रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट आपको मिलेगा तो समझ जाना इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है, इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया। दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 12 से कम आते ही मॉर्फिन को बंद करते हैं, 10 से कम होते ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। हम बात करें नॉर्मल रेस्पिरेशन की, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, respiration increase by about 4 breath per minute in 1 degree Celsius rise in body temperature। देखिए अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, नॉर्मली आपका बॉडी का टेम्परेचर जो देखिए यहाँ पर, नॉर्मली आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। इफ इंक्रीज, ध्यान रखना, इफ इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 37 प्लस 1 कितना हो गया? 38 डिग्री सेल्सियस। तो कितना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा? तो आपको आंसर लिखना बच्चों 4 ब्रीथ पर मिनट। कितना रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा? 4 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन बढ़ेगा। आपको याद होगा मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर 13% O2 डिमांड बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ़ारेनहीट टेम्परेचर बढ़ने पर 7% O2 डिमांड बढ़ता है। मैं बहुत क्लियर आपको बताया था जब टेम्परेचर में पढ़ाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का, जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाउ मच रेस्पिरेशन गोइंग टू बी राइजेस अप। आपको आंसर क्या लिखना है? 4 ब्रीथ पर मिनट। आंसर क्या लिखना बच्चों? 4 ब्रीथ पर मिनट। मैं यहाँ एज के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मली रेस्पिरेशन बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पल्स पढ़ा था आपने, देन यू कैन सी एवरीवन। क्वेश्चन यहाँ बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से, सीधा मैंने मेंशन किया है न्यू बॉर्न। फिर से बता रहा हूं बच्चों, न्यू बॉर्न का मतलब 0 से 7 डे का बच्चा, 0 से 7 दिन का बच्चे को न्यू बॉर्न बोलते हैं। और 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। टोडलर 2 साल के बच्चे तक 30 to 50, चिल्ड्रन 25 to 32, एडोलेसेंट 16 to 19। ये क्वेश्चन एग्जाम आएगा अडल्ट वाला कि अडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? 12 to 20, 12 to 20। never forget that is a normal respiration in adult। मैंने आपको यहाँ पर बताया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। ये नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में फर्दर पैरामीटर की बात करूं तो कुछ टर्म्स पूछे जाएंगे। जैसे आपको मैंने पल्स में टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया बताया, या टैकीपीनिया, ब्रेडीपीनिया, सिंपल वर्ड है ब्रेडीपीनिया। डिक्रीज लेस देन 12, 16 मत लिखना बच्चा, 16 मत लिखना, डिक्रीज लेस देन 12 ब्रीथ। और वही मैं यदि ट्रैकीपीनिया की बात करूं तो ट्रैकीपीनिया के और नाम है पॉलीपीनिया, इंक्रीज मोर देन 20। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? 16 से 24 पढ़ते आ रहे थे, ये टोटली रॉन्ग है। अब आपको क्या मानना है? ब्रेडीपीनिया का मतलब लेस देन 12 ब्रीथ, ट्रैकीपीनिया का मतलब मोर देन 20 ब्रीथ। ये नॉर्मल से कम और ज्यादा, ब्रेडीपीनिया, ट्रैकीपीनिया, और ट्रैकीपीनिया को मैंने पॉलीपीनिया, पॉली मतलब क्या होता है? ज्यादा, पॉली मतलब क्या होता है बच्चों? ज्यादा। इसके अलावा एपनिया, हमेशा याद रखना ए वर्ड कहीं पर भी आता है वो क्या इंडिकेट करता है? अब्सेंस।
देखिए सिजेशन का मतलब क्या होता है, अब्सेंस। सिजेशन का मतलब क्या होता है, अब्सेंस। तो एपनिया का मतलब क्या होगा, टोटल सिजेशन या स्टॉप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रुक जाना, बंद हो जाना, एपनिया कहलाता है। ये ए वर्ड कहीं पर भी आता है, जैसे जैसे एनयूरिया, जैसे एनयूरिया, एनयूरिया, दैट वी कैन से अब्सेंस द यूरिन। एक वर्ड कहीं पर भी आता है विल इंडिकेटिंग अब्सेंस। एसेप्सिस, एक टर्म हम पढ़ते हैं एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब क्या होता है बच्चों, अब्सेंस ऑफ या अब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एसेप्सिस। तो ए वर्ड क्या इंडिकेट करता है, अब्सेंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर टर्म्स दिया अपनिया। उसके अलावा ऑर्थोपिनिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस का क्वेश्चन है। डब्ल्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। क्लाइंट कैन ब्रीथ इन अपराइट पोजीशन। मैं बताना चाहता हूं अपराइट को आप सेमी फाउलर बोल सकते हो, सेमी फाउलर बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, ऑर्थोपिनिया, ऑर्थोपिनियम क्या होगा, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और पेशेंट सिर्फ और सिर्फ अपराइट पोजीशन में सांस ले सकता है। अपराइट का मतलब हो गया सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सकता है। इस तरीके के एब्नॉर्मलिटी को ऑर्थोपिनिया बोलते हैं। ऑर्थो वर्ड याद रखना पोजीशन, ऑर्थोपिनिया वर्ड याद रखना, पीनिया मतलब रेस्पिरेशन, पीनिया मतलब रेस्पिरेशन। The patient only can take breath in upright position. पेशेंट ओनली सांस कब ले सकता है, वो अपराइट पोजीशन होगा उस समय। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। नेक्स्ट हाइपरपीनिया, हाइपर से पता चल रहा है कि आपका कहीं की रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा। ओके फाइन। नेक्स्ट मैंने बात की डेप्थ। पहला क्या था कैरेक्टरिस्टिक, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बच्चों, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। फर्दर इंपॉर्टेंट है, फर्दर इंपॉर्टेंट है। ए नॉर्मल एवरेज मैन, ध्यान से देखना बच्चों, एक नॉर्मल एवरेज मैन एट रेस्ट इंस्पायर्ड एंड एक्सेल अबाउट 500 ml। यू नो टाइडल वॉल्यूम, यू नो बच्चों टाइडल वॉल्यूम। ये मैं आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे वॉल्यूम्स आपको पढ़ाऊंगा। डेप्थ का फ्यूचर है नॉर्मल एवरेज मैन एट रेस्ट, मतलब जब आप रेस्ट में होते हो उस समय इंस्पायर और एक्सपायर जो आउट है 500 ml जो एयर का करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको आप टाइडल वॉल्यूम के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। वो डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। टाइडल वॉल्यूम भी कम ज्यादा होता है, कंडीशनल है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर में टाइडल वॉल्यूम भी अल्टर्ड होता है। तो यहां सिंपली इतना याद रखना बच्चों, टाइडल वॉल्यूम से याद रखना डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ड्यूरिंग रेस्ट, ड्यूरिंग रेस्ट, दैट विल बी इंडिकेटिंग डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। when more than 500 ml, definitely 500 ml normal था, more than 500 ml of air passes in and out in the lungs, respiration is said to be deep। भाई 500 ml से ज्यादा है तो हम इसको डीप बोलते हैं, और 500 ml से कम है तो इसको हम स्लो बोलेंगे। बेटा ध्यान से देखना, यदि 500 ml से ज्यादा O2 और CO2 का एक्सचेंज वाला एयर है तो उसको हम डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बोलेंगे, और यदि लेस देन 500 है बच्चों इसको हम सेड टू बी स्लो, सेड टू बी स्लो। दो वेरिएशन है। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन का मीनिंग देखा, नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ एयर ड्यूरिंग रेस्ट 500 ml, यदि 500 ml से ज्यादा है वो डीप को इंडिकेट करेगा, 500 से कम है वो स्लो को इंडिकेट करेगा। ये कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया व्हिच इज बिलोंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ओके फाइन। अब फर्दर कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में पूछेंगे रिदम से रिगार्डिंग, या क्वेश्चन बनेंगे। रिदम सिंपल लिखा है, इज अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब आपको याद रखने का तरीका बताता हूं। मैंने आपको रिदम पल्स में बताया था रेगुलरिटी ऑफ बीट, दैट इज अ रिदम। यहां क्या होगा, रेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज अ रिदम। मतलब जो रेस्पिरेटरी साइकिल चल रहा है, जो रेगुलरिटी बना हुआ है वो कंसिस्टेंट है, वो लगातार है, इसका मतलब रिदम रेगुलर है। वो कम ज्यादा हो रहा है तो रिदम यहां पर भी एबनॉर्मल होगा। जैसे रिदम को मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेटरी साइकिल की जरूरत पड़ेगी बच्चों। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, हमने कार्डियक साइकिल के बारे में आपको बताया था, हमने कार्डियक साइकिल के बारे में आपको बताया था, और कार्डियक साइकिल में भी स्टेप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। रेस्पिरेटरी साइकिल में भी स्टेप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। चाहे स्टेप्स बोले, चाहे घटक बोले, चाहे एलिमेंट्स बोले, है ना, चाहे इवेंट बोले, ये क्या होगा, ये स्टेप्स होगा। 3 स्टेप्स में एक कार्डियक साइकिल पूरा होता है। यहां पर भी 3 स्टेप्स में
एक रेस्पिरेटरी साइकिल पूरा होता है। एग्जाम में कार्डिक साइकिल का भी ड्यूरेशन पूछते हैं या रेस्पिरेटरी साइकिल का भी ड्यूरेशन पूछा जाएगा, इवन मूवमेंट पूछा जाएगा। मैं बताना चाहूंगा आपको रेस्पिरेटरी साइकिल की हम बात करें बच्चों, सबसे पहले इंस्पिरेशन। देखिए बहुत इजी तरीका है, एग्जाम में इसका ड्यूरेशन कई बार पूछा गया, एग्जाम में ड्यूरेशन कई बार पूछा गया कि व्हाट इज द नॉर्मल इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन, एक्सपायरेटरी ड्यूरेशन। एक्सपायरेटरी में आगे आपको 2 to 3 सेकंड बताऊंगा। इंस्पिरेशन में क्या लिखा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स मूव अपवर्ड। कितना अपवर्ड, लगभग 1.2 से 2.5 सेंटीमीटर अपवर्ड। आउटवर्ड, रिब्स क्या है, अपवर्ड देन आउटवर्ड। स्टर्नम मूव आउट। देखिए सिंपली कपालभाति पता होगा आपको, बाबा रामदेव से सीख लीजिएगा। जब आप सांस को अंदर लेते हो, जब सांस को अंदर लेते हो तो आपका डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। रिब्स ऊपर की ओर आ रही है और बाहर की ओर आ रही है। सांस अंदर लोगे, रिब्स ऊपर की ओर आ रही, बाहर की ओर, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। स्टर्नम बाहर की ओर आ रहा है, स्टर्नम बाहर की ओर आ रहा है। व्हेन यू टेकिंग, आप ट्राई करिएगा, आप एक बार ट्राई करिएगा सांस को अंदर खींचना। जब कभी आर्मी, सीएसएफ, सीआईएसएफ, एयरफोर्स वैकेंसी में जाते हो, चेस्ट का मेजरमेंट होता है, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम ब्रीथ को होल्ड कर लेते हैं, वेल्सवेल मैनवर को मेंटेन रखते हैं। तो उससे याद रखना, जब व्हेन यू आर टेकिंग ब्रीथ, सांस जब आप अंदर लेते हो तो 3 एलिमेंट्स का ध्यान रखना होगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिब्स जो है वो अपवर्ड और आउटवर्ड आएगा, स्टर्नम बाहर आएगा। ड्यूरेशन 1 से 1.5 सेकंड का लगेगा। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा बच्चों। एक्सपायरेशन का ड्यूरेशन हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, 2 to 3 सेकंड एग्जाम में पूछेंगे। डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। रिब्स क्या होगी, इनवर्ड डाउनवर्ड हो जाएगी। और स्टर्नम क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। मतलब जो इंस्पायरेशन हुआ उसका ऑपोजिट एक्सपायरेशन हो जाएगा। बट एग्जाम में ड्यूरेशन पूछेंगे, यहाँ 2 to 3 सेकंड का टाइम लगता है बच्चों। ये पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी साइकिल का ड्यूरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, दैट यू कैन सी एवरीवन। और थर्ड है पॉज, मतलब पूछेंगे, पॉज का मतलब होता है रुकना। सांस लिया, छोड़ा, रुके, लिया, छोड़ा, रुके, दैट इज अ वन साइकिल, दैट इज अ वन साइकिल। देखिए 1 से 1.5 सेकंड इंस्पिरेशन में, 2 से 3 सेकंड एक्सपायरेशन में। पॉज का कोई ड्यूरेशन नहीं है, 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक साइकिल पूरा होगा, एक ब्रीथ सुनाई देगा। टोटल 12 to 20 ब्रीथ नॉर्मल होता है, 1 मिनट में 12 to 20 ब्रीथ नॉर्मल होता है बच्चों। हम रिदम की बात करें और रिदम नॉर्मल पैरामीटर पता होगा तो हम एबनॉर्मल रेस्पिरेशन का पता लगा सकते हैं। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन मैंने क्लियरली मेंशन किया है, पहला टर्म्स है स्टीटरस रेस्पिरेशन। देखिए बच्चों, ड्रिंक करने वाले, दारू पीने वाले लोगों में ये बहुत होता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि स्टीटरस रेस्पिरेशन, noisy breathing is made by the air passing through the secretion। मतलब क्या होता है, the people they are taking alcohol, ड्रिंक करने के बाद में नाक से सांस लेने की कोशिश करते हैं, तो सिक्रीशन से जब एयर पास होगी, नॉइजी जो ब्रीथ होगी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टीटरस रेस्पिरेशन बोलते हैं, स्टीटरस रेस्पिरेशन बोलते हैं, याद रखना। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, एल्कोहलिज्म जो है, एक तो ये कॉज करता है लिवर सिरोसिस, एक ये कॉज करता है लिवर सिरोसिस, दूसरा ये कॉज करता है थायमिन, थायमिन जिसका नाम है विटामिन थायमिन जिसका नाम है विटामिन B1, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी कॉज करता है बच्चों, डेफिशिएंसी कॉज करता है। ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीधा आएगा। लिवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आपको बताना, अल्कोहल। दूसरा पूछेंगे अल्कोहल वाले को कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, थायमिन डेफिशिएंसी लिखना, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी लिखना। ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं जितने भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट बताता हूं, प्लीज लिखना ना भूलें, क्योंकि हर एक छोटा क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो एक बड़ा नॉलेज का भंडार बनेगा और आप सेलेक्ट होने के और करीब पहुंचोगे। ये मेरा वादा, आपको हर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है आप तक डिलीवर करने का पूरा कोशिश करते हैं। ओके फाइन, स्टीटर से याद रखना, नॉइजी ब्रीथ याद रखना, अल्कोहल वाले पेशेंट को कॉमनली फाइंड आउट होता है। ओके फाइन, नेक्स्ट बायोट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीधा क्वेश्चन है बच्चों, बायोट रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बायोट रेस्पिरेशन को बहुत इजी में मैं बताना चाहूंगा। इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, देखिए बच्चों, एपनिया का मतलब क्या था, स्टॉप रेस्पिरेशन, सांस का रुक जाना भी पड़ा, सांस का रुक जाना। इरेगुलर पीरियड का मतलब कुछ टाइम के लिए, then alternating with the period in which 4 to 5 breath
ऑफ आइडेंटिकल डेप्थ आर टेकन, क्या होगा बच्चों, यहां पर आप देखिएगा पेशेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 ब्रीथ लिया, एपनिया हो गया, 1 2 3 4 5 ब्रीथ लिया, एपनिया हो गया, 1 2 3 4 5 ब्रीथ लिया, एपनिया हो गया। यहां पर पेशेंट को क्या हुआ, एपनिया हुआ, यहां पर पेशेंट को क्या हुआ, एपनिया हुआ। इस तरीके के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, बायोट्स रेस्पिरेशन। बायोट्स रेस्पिरेशन इजी टू रिमेंबर, डोंट बी पैनिक, इजी टू रिमेंबर। बायोट्स सीधा लिखना, इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, कभी भी एपनिया हो सकता है 3 से 4 ब्रीथ के बाद में। ओके फाइन। देन किस में पाया जाता है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा कहां होता है, ब्रेन में। आईसीपी बढ़ेगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा के फंक्शन अल्टर्ड होंगे। दूसरा है फेलियर ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा, जब मेडुला ऑब्लिंगेटा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो एपनिया होगा। क्यों, रेस्पिरेटरी सेंटर किसका बोलते हैं बच्चों, मेडुला ऑब्लिंगेटा को। आईसीपी बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, कारण क्या हो सकता है, हेड इंजरी हो सकता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो सकता है, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो सकता है, कोई न्यूप्लाज्मिक ग्रोथ हो सकता है। ये वो फैक्टर है जो आईसीपी को बढ़ाने का काम करता है। आईसीपी बढ़ेगा, डेफिनेटली ब्रेन के ऑर्गन के फंक्शन अल्टर्ड होंगे। ओके फाइन। बायोट रेस्पिरेशन पूछा जा सकता है। नेजल फ्लैरिंग, नेजल फ्लैरिंग ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। देखिए यदि पेशेंट को नोज में इंफेक्शन है, चाहे कोल्ड हुआ है, चाहे इन्फ्लुएंजा इंफेक्शन हुआ है, उस पर्सन के म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होगा, स्वेलिंग आएगा, और नोज से क्या होगा, नेजल फ्लैरिंग। इस तरीके से नेजल फ्लैरिंग होगा। नेजल फ्लैरिंग का कॉज है म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आना, किसी भी इंफेक्शियस सब्सटेंस की या फैक्टर की वजह से। ओके फाइन। नेक्स्ट आता है डिस्पनिया। देखिए बड़ा कॉमन टर्म्स है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ, डिस्पनिया कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जितने भी हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हर डिसऑर्डर में इस तरह के टर्म्स आपको फाइंड आउट होगा। डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर का सिम्टम है बच्चों। देन इवन हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, मैं दोनों आपको बताऊंगा बच्चों। हाइपोक्सिया की बात करें, इसको एनोक्सिया बोलते हैं, और हाइपोक्सिया से याद रखना लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू। हाइपोक्सिया इनटू द टिश्यू, हाइपोक्सीमिया इनटू द ब्लड। दोनों में किसकी कमी, ऑक्सीजन की। सेल और टिश्यूज में O2 की कमी, वो हाइपोक्सिया कहलाता है। ब्लड में O2 की कमी, वो हाइपोक्सीमिया कहलाता है। हाइपोक्सीमिया में कहलाता है, मैंने टर्म लिखा हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सेल और टिश्यू, इसको एनोक्सिया भी बोलते हैं, इसको एनोक्सिया भी बोलते हैं। दूसरा टर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मैं ये टर्म्स क्यों बार बार बता रहा हूं, मिया मतलब होता है ब्लड, मिया मतलब होता है ब्लड। देखिए एनीमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया, हाइपोक्सीमिया, मिया मतलब यूरिथीमिया, मिया मतलब क्या होता है ब्लड, यूरीमिया, मिया मतलब क्या होता है ब्लड, और हाइपो का मतलब होता है कम, किसका, ऑक्सीजन की कमी, किसमें, ब्लड में, किसमें, ब्लड में। ओके फाइन। नेक्स्ट लिखा है एस्पेक्सिया। देखिए बच्चों ये एस्पेक्सिया जो है ज्यादातर न्यूबॉर्न बच्चों को होता है, इसको एस्पेक्सिया नियोनेट्रम कहते हैं। एस्पेक्सिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ सफोकेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ सफोकेशन, पेशेंट फील सफोकेटेड आफ्टर बर्थ। जब एयरवे मेंटेन नहीं कर पाएगा तो सफोकेटेड फील करेगा। जहां वेंटिलेशन नहीं है वहां सफोकेटेड फील करता है। जब भी बच्चे का बर्थ होता है तो आपको एयरवे क्लियर करना पड़ता है, एयरवे क्लियर नहीं करते तो एस्पेक्सिया नियोनेट्रम होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। पहले एस्पेक्सिया नियोनेट्रम होगा, ब्लूइश कलर डेथ हो जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होगा। ये टर्म्स आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एस्पेक्सिया माय डियर। ओके फाइन। नेक्स्ट आप सबका फेवरेट टर्म्स चेन स्टॉक रेस्पिरेशन, इसको आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसको आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। चेन स्टॉक रेस्पिरेशन क्या लिखा है, रिदमिक विद पीरियड ऑफ एपनिया 30 सेकंड टू 2 मिनट। आपको याद होगा मैंने बायोट्स बताया था, बायोट्स में 4 से 5 ब्रीथ के बाद एपनिया होता है, यहां पर एपनिया का ड्यूरेशन भी दिया है, रिदमिक है। एपनिया 30 सेकंड से लगभग 2 मिनट का हो सकता है। ये इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन और डिसफंक्शन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों चेन स्टॉक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा। अगेन एक ग्राफ बनाता हूं, पेशेंट को नॉर्मल रेस्पिरेशन मेंटेन है, फिर एपनिया हुआ, फिर रेस्पिरेशन मेंटेन है, फिर एपनिया हुआ, फिर रेस्पिरेशन मेंटेन है। अब ये जो एपनिया यहां पर हो रहा है
ये मिनिमम 30 सेकेंड का हो सकता है और मैक्सिमम 2 मिनट का हो सकता है। देखिए, चेन स्टॉक चेन स्टॉक चेन स्टॉक रेस्पिरेशन, याद रखने का तरीका, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन दैट विल बी कॉमनली कब कब होगा, जब पेशेंट का मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होगा या सेरिब्रल हेमिस्फीयर का डिसफंक्शन होगा। ये बेसल गैंग्लिया, देखना बच्चों, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बेसल गैंग्लिया ये फोर ब्रेन के पार्ट है, फोर ब्रेन के पार्ट से इनका डिसफंक्शन होना डेफिनेटली कहीं न कहीं रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर को अल्टरेट करेगा, तो इस तरीके का रेस्पिरेशन कॉज करेगा। ओके फाइन, नेक्स्ट लिखा मैंने एप्नियोस्टिक रेस्पिरेशन। देखिए कहीं न कहीं एप्नियोस्टिक जो है ये पॉज से बिलोंग करता है। यहाँ क्या लिखा है, irregular respiration with pause at end of the inspiration, मतलब रेस्पिरेशन का रुकेगा जब आप सांस अंदर ली, इंस्पायरेशन एंड हुआ तो पॉज हुआ, उसके साथ साथ जब एक्सपायरेशन हुआ तो पॉज हुआ। एग्जैक्टली पॉज कब होना चाहिए, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एंड पॉज, या इंस्पायरेशन पॉज एक्सपायरेशन पॉज, देन इंडिकेट करता है डिसफंक्शन ऑफ द मिडल और पोस्ट। देखिए मैंने कहा था आपको पॉन्स के डिसफंक्शन की वजह से एप्नियोस्टिक रेस्पिरेशन फाइंड आउट होता है, और एप्नियोस्टिक में बार बार रेस्पिरेशन रुकेगा, इंस्पायरेशन के बाद में भी एक्सपायरेशन के बाद में भी। एक छोटा सा और लिखा है टैक्सिक रेस्पिरेशन, टोटली इरेगुलर रिदम डेप्थ इंडिकेट डिसफंक्शन ऑफ मेडुला। जब मेडुला काम नहीं करेगा तो रिदम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, टोटली रिदम जब इरेगुलर हो जाएगा दैट वी कैन से टैक्सिक रेस्पिरेशन। अटैक्सिक रेस्पिरेशन छोटे छोटे टर्म्स है, एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है कुसा माउल रेस्पिरेशन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एक पर्टिकुलर डिजीज में ये आपको सिम्टम मिलेगा। कुसा माउल का मीनिंग पहले आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि एग्जाम का क्वेश्चन है। कुसा माउल का मतलब होगा, ये टर्म्स याद रखना इतना बस, डीप लेबोरेटेड ब्रीथिंग, deep elaborated, we cannot able to exchange O2 और CO2 properly, डीप होगा, elaborated breathing होगा। समझ जाना, उस पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कुसामाल रेस्पिरेशन का एक शॉर्ट टर्म्स मैंने बताया, मिमोनिक मैंने बताया, केस लिखना है कीटोएसिडोसिस। देखिए बच्चों, कीटोएसिडोसिस जो है ये किसकी वजह से होता है, डायबिटीज। और मैं बता देता हूं डायबिटीज में भी जो टाइप 1 है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, उसका कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा तो शुगर को फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर पाएगा, तो आपके बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो है, प्रोटीन और फैट, वो ब्रेक होने लगेंगे। जब फैट ब्रेक होता है तो ब्रेक डाउन पार्ट ऑफ फैट को कीटोन बोलते हैं, और उस कीटोन का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। कारण क्या था, डायबिटीज टाइप 1 कैन कॉज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसमें कैसा रेस्पिरेशन होगा, डीप लेबोरेटेड होगा, इसको हम कुसामाल बोलते हैं। देन यू से लिखा यूरेमिया, ये यूरेमिया जो है ये रीनल फेलियर का साइड इफेक्ट या वीकनेस है। यूरेमिया का मतलब सिंपल बोल सकते हो, इंक्रीज द लेवल ऑफ वेस्ट। ओके फाइन। देन लिखा है एस सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। बच्चों एस्पिरिन सुना होगा, एंटी प्लेटलेट ड्रग सुना होगा, सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी कैन कॉज डीप लेबोरेटेड ब्रीथिंग। देन अगेन लिखा है एस का मतलब सेप्सिस, प्रेजेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन एम से लिखा है मेथनॉल पॉइजनिंग। देखिए मिथाइल अल्कोहल इनहेल किया तो लेबोरेटेड ब्रीथिंग होगा। देन एल्डिहाइड पॉइजनिंग, अगेन एवरीबॉडी नो, कुसामाल करेगी। देन लैक्टिक एसिडोसिस, देखिए लैक्टिक एसिडोसिस आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कुसामाल, लैक्टिक एसिडोसिस आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कुसामाल। ये ट्रिक्स आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट यू कैन सी एवरीवन कि कुसामाल रेस्पिरेशन सीधा इसका मीनिंग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पूछा हुआ है एग्जाम में कई बार, लैक्टिक एसिडोसिस को पूछा हुआ है, और सैलिसाइलेट पॉइजनिंग का पूछा हुआ है। ये छोटी छोटी बातें हैं, सिलेक्शन को और करीब लेके जाती है। तो ये जो अपना एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, जिससे काफी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा रेस्पिरेशन क्या, रेस्पिरेटरी साइकिल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज क्या होती है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।